एक हॉस्पिटल तब बड़ा नहीं होता जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो या उसके साथ बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम जुड़े हो या फिर उसके साथ बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज जुड़ गई। बल्कि एक हॉस्पिटल तब बड़ा बनता है जब उसके स्टाफ का हर मेंबर पेशेंट के साथ इमोशनली कनेक्ट करता है, जुड़ता है, पूरे समय उसके साथ अवेलेबल होता है। आज मैं बैठा हूं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में, जहां पर मैं आपको न सिर्फ डॉक्टर से मिलवाऊंगा बल्कि मिलवाऊंगा उन पेशेंट्स और उनके परिवार के लोगों से जिन्होंने उनके जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो कैसे हुआ ये चमत्कार, आइए देखते हैं। देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को अगर गोल्डन आवर में सही इलाज मिल जाए, गोल्डन आवर का मतलब कि वो टाइम पीरियड जिसमें अगर पेशेंट को इमरजेंसी फर्स्ट एड, इमरजेंसी सर्विसेज मिल जाए तो पेशेंट की जान बचाने का जो मौका होता है बहुत बढ़ जाता है। हमने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में अपने इमरजेंसी सर्विसेज को इस तरह से व्यवस्थित करके रखा है कि पेशेंट को दुर्घटना वाले जगह से उसको पिक करना टाइमली, उसको इमरजेंसी में लेके तुरंत उसका इलाज शुरू करना। इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं हमारी बहुत वेल कनेक्टेड हैं। 3 डेडिकेटेड लिफ्ट्स हैं जो कि सीधा पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में या अगर उसको डायग्नोस्टिक्स की ज़रूरत है एमआरआई, सीटी वहाँ ले जाने में तुरंत तैयार रहती हैं। और इससे पेशेंट का इलाज और सटीकता से पेशेंट का इलाज किया जा सकता है और पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। एक 5 साल का बच्चा उसके पेरेंट्स मेरे पास लेके आए पिछले साल, और वो स्कूल में खेलते हुए गिर गया था और उससे उसकी गर्दन में चोट लगी। लंच में खेलने लगे, बच्चे सब खेलते ही हैं, ये खेलने लगा और पीछे से इसे किसी ने धक्का दे दिया। तो इन्होंने देखा कि बच्चे के हाथ पैर दोनों काम नहीं कर रहे, चारों हाथ पैर काम नहीं कर रहे। अब घर पे हम उसको खड़ा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बांके तिरछे से हाथ पैर कर रहा है। मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उससे पूछ रहे हैं कि तुझे कहीं दर्द हो रहा है, तो नहीं बता रहा है कि हमें दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। इन्वेस्टिगेट किया तो उसको नेक के ऊपर पार्ट में फ्रैक्चर था, डिसलोकेशन, जो एक तरह से ड्रेडेड डिजीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड है। पेरेंट्स जाहिर है डरे हुए थे। उन्होंने पहले और जगह इन्वेस्टिगेट किया या डॉक्टर्स से बात की क्या है। कुछ डॉक्टर्स ने उनके अनुभव के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस बताए, प्रॉब्लम्स बताए। कुछ ने शायद ये भी कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता, उसको बेड रिडन रहना होगा। उन्होंने चेकअप किए, सब कुछ इतना मतलब चलता रहा। 12-13 दिन हो गए, चलता रहा, चेकअप चलता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने बताया कि एमआरआई करते हैं। तो एमआरआई के लिए से ले जा रहे थे तो 40 मिनट की होती है एमआरआई। अब इतनी देर बच्चा मशीन में तो रहेगा नहीं। हमने बोला कि सर आप बेहोश कर दीजिए, बेहोश करके कर लीजिए। तो उन्होंने बताया कि नहीं, बेहोश करके नहीं हो सकता है, हम इतनी देर बच्चे को बेहोश नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है अभी कि हम बाहर से बुलाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि आपको डेट मिलेगी। तो हमें 1 साल बाद की डेट दी उन्होंने, मार्च की दी है, 2025 मार्च की। पर जब ये हमारे पास आया, हमने उसको देखा तो यहाँ हमारे हॉस्पिटल में, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में, हम वैसे भी पूरी तरह से इक्विप्ड है, एज गुड एज एनी नेशनल इंस्टीट्यूट। मैंने उनको देखा, मैंने उनको डिजीज़ के डिटेल्स बताए, मैंने उनको एडवांटेजेस बताए, सर्जरी हम जल्दी करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या चीज़ें रिस्की हो सकती हैं और किस तरह से पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद और भी क्या चीज़ें, ऑपरेशन ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, उसके बाद का रिहैब, हमने ये सारी बातें की। सर ने बिल्कुल नॉर्मल रहे वो। उन्होंने हमें घबराया, मतलब ऐसा डराना नहीं कि आपका बच्चा ऐसा हो जाएगा कि मैं ऑपरेशन करूँगा तो इसके बाद ऐसा होगा। उन्होंने सब चीज़ ऐसी नॉर्मल समझाई हमें, ऐसे बिल्कुल कि डर ही नहीं लगा हमें कि बच्चे का ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, क्या नहीं करेंगे। हम दूसरे दिन, एक दिन आए थे, 1 दिन पहले सर ने बोला कि अगर आप आज वो हो जाते हो एडमिट तो 2 दिन बाद आपके बच्चे का ऑपरेशन कर देंगे। और हमने जब ये सब सर्जरीज किया, फिक्सेशन किया, जो एक जटिल, इट्स अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, बट with everybody's cooperation, understanding, we did it extremely well. He recovered, वो लगभग हफ्ते भर में पूरी तरह से रिकवर हो गया, उसके वुंड हील हो गए, उसका रिहैबिलिटेशन शुरू हो गया। और अभी जो हम सोच रहे थे कि, जो उसके पेरेंट्स सोच रहे थे कि अगले साल तो इन्वेस्टिगेट होगा, जबकि उसके पहले वो 2024 में पूरी तरह से रिकवर होके, हील होके नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए तैयार है। जो खुशी की बात है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। वहाँ से हमें 2025 की डेट दी थी और कहा हमारा बच्चा
बिल्कुल सही है, सलामत है और हमारे सामने खाना पीना चलना फिरना सब कुछ उसका नॉर्मल है। अभी 3 महीने में हमारा बच्चा खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश में एकमात्र अस्पताल है कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में, जिसमें FTSS यानी फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम को माना जाता है और उसका पालन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं वो 24/7 फुल टाइम हमारे हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को इलाज करने के लिए हर तरह के हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होते हैं, जिससे कि वो पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं इकट्ठे बैठ के और उसका सटीक इलाज हो सके उसके लिए वो केयर प्लान बना सकते हैं। मेरे पास 2023 जनवरी में 36 ईयर ओल्ड फीमेल आई जो कि काफ़ी परेशान थी। उनका कंप्लेंट था कि उनको ब्रेस्ट में गठान है। मैंने उनको एग्ज़ामिन किया, देखा, तो मुझे तो कंफर्म ही हुआ कि हाँ ये ब्रेस्ट कैंसर ही है। फिर क्या उसके बाद तो सुन के हर इंसान सुन के ही घबराते हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। बहुत से लोगों ने बोले वो डॉक्टर सही है, वो डॉक्टर सही है। मैं गई बहुत से, किसी ने मेरे को बोला डायरेक्ट ऑपरेशन कराओ, किसी ने बोला बाद में कीमो देंगे। सर मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। उसके बाद मैं सर के पास आई। सर ने मेरे को इतने अच्छे तरीके से समझाया कि आपको ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उनको भरोसा देना ज़रूरी है, जो मैंने दिया। इसके बाद पेशेंट ने अपने काफ़ी सारे सवाल किए, क्योंकि उनके दिमाग में सब कुछ नेगेटिव था, क्योंकि कहीं फैमिली में दूर रिलेटिव में एक फीमेल थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। इसलिए उनके सवाल थे कि क्या मैं बचूंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, फैमिली में क्या होगा। वो एक बड़ा क्रूशियल मोमेंट था मेरे लिए। तो कहीं मुझे सारा कुछ डिटेल डिस्कस करना था, जो मैंने डिस्कस किया, और उनको पॉजिटिव अप्रोच लेके कि ये आपकी जो बीमारी है, आपके जो फैमिली में जो पेशेंट थे उनके जैसी नहीं है। पूरा इलाज करने से, कीमोथेरेपी, ऑपरेशन और रेडिएशन करने से ये पूरा ठीक हो जाएगा। उनने मेरे को रेडी करा पूरा इलाज के लिए। हर बात उनने मेरे शेयर करा। बाल नहीं रहेंगे आपके, एक बाल भी सिर पे नहीं रहेंगे। मैंने बोली सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं बाल से, बस आप मेरे को ठीक कर दो बस। उनने सबसे बात करा। हर इंसान परेशान थे। मेरे ससुर तो इतने ज़्यादा परेशान थे कि वो कह रहे किसी भी तरीक़ा से हमारी बहू को ठीक करो बस। एंड फाइनली वो तैयार हुए। फिर हमने सारी जांचें करके फिर कीमोथेरेपी स्टार्ट किया, और पहली कीमोथेरेपी में ही फॉर्चुनेटली इतना अच्छा असर आया कि जो गठान थी लगभग गायब हो गई। इससे पेशेंट को और फैमिली को एक भरोसा हुआ कि हाँ ये ट्रीटमेंट हमको करने से शायद हम ठीक हो जाएंगे। मैं बस इसी पे डटी रही कि मेरे को सिर्फ सर पे विश्वास है। जैसे जैसे उनने बताया और जो मेरे साथ होने वाला था आगे, वो भी सब सर ने क्लियर कर दिए थे। फिर जब ऑपरेशन की बारी आई तो हमने ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी के लिए इनको ऑप्शन दिया, क्योंकि यंग फीमेल है, गठान पूरी गायब हो गई थी। उन्होंने वो ऑप्शन चूज़ किया, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी हुई। फिर उसके बाद फाइनली हमने रेडिएशन थेरेपी दिया। आज वो खुशी खुशी हमारे पास आती है, फॉलोअप कराती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो पेशेंट है वो अब लोगों को अवेयरनेस के लिए भी तैयार है। कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देती है कि इससे डरना नहीं है, ट्रीटमेंट कराना है और पूरी तरीके से ठीक हो जाना है। पूरे 1.5 साल तक उनने मेरी छोटी से छोटी बात सुनी। पूरा इलाज मेरा वहाँ हुआ। उसके बाद सर ने मेरे को, और सर ने तो एक नया जीवन दान दिया मेरे को। मेरे लिए तो श्रीवास्तव सर एक भगवान है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंट का ट्रस्ट। और आज कोई भी पेशेंट को किसी तरह की भी बीमारी हो, उसको कोई एक डॉक्टर नहीं, अगर एक टीम ऑफ डॉक्टर्स अगर उसकी बीमारी के लिए प्लान बनाती है और स्टडी करके उसके लिए एक सटीक ट्रीटमेंट प्लान बना के उसका इलाज करती है, तो पेशेंट का बहुत सही तरह से इलाज हो सकता है। जो हमारा फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम है, जिसको हम FTSS भी बोलते हैं, उससे हमें पेशेंट्स का ट्रस्ट जीतने में बहुत सहायता मिली। फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम में डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल में 24/7 अवेलेबल रहते हैं। उससे होता ये है कि पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट के लिए जब हमारे पास आता है और किसी एक स्पेशलिस्ट को दिखाता है, और उस स्पेशलिस्ट को लगता है कि इस पेशेंट को और दूसरे भी किसी स्पेशलिस्ट की राय लेनी ज़रूरी है, तो एक ही छत के नीचे उसको वो स्पेशलिस्ट भी मिल जाते हैं। इससे हो ये जाता है कि पेशेंट का ऐसा इलाज सुनिश्चित होता है जो एक टीम प्लान करती है डॉक्टर्स की। इससे पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और इलाज भी उसका बहुत इकोनॉमिकल रहता है। जब ये पेशेंट मिस्टर रमेश शर्मा मेरे पास में आए रात को, काफ़ी बुरी स्थिति थी,
उनकी बोलने चालने की भी स्थिति नहीं थी। मेरे को मालूम पड़ा कि इनको किडनी मतलब यूरेटर में पथरी थी और ये पथरी का इलाज कराने से डर रहे थे। तो मुझे किसी शख्स ने डरा दिया कि इसका ऑपरेशन होगा तो बहुत तकलीफ होती है, ऐसी होती है, तो मैंने पथरी का ऑपरेशन नहीं कराया उस टाइम। उसको अदर उसमें ले लिया और गोली खा के उस इलाज को ठीक करने की कोशिश करी, मगर उसने पथरी को उसने किडनी को डैमेज कर दिया। तो वो दवाइयाँ खा करके और बहुत सी बार नीम हकीम के पास भी, जैसे उज्जैन के पास में भी है, कोई लेडी चूस के पथरी निकाल देती है। ऐसा मेडिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये टोटली फ्रॉड है। इस तरह के केसेस में इस तरह के लोगों की वजह से पेशेंट्स को कितना डैमेज होता है वो हमको इस पर्टिकुलर केस से मालूम पड़ेगा कि इसकी वजह से उनकी पूरी किडनी डैमेज हो गई थी। उसके बाद में मेरा काफ़ी सीरियस हालत हो गई थी मेरी, तो बचने की उम्मीद ही नहीं थी। हम लोगों को आईसीयू में रखना पड़ा, उनको इलाज किया। जब उनकी कंडीशन ऑपरेशन करने लायक हुई तो डॉक्टर रवि नागर ने उसको ऑपरेट किया और अनफॉर्चुनेटली हमको वो किडनी रिमूव करनी पड़ी उनकी जान बचाने के लिए। बट थैंक गॉड कि उसके बाद उस पेशेंट का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा और एक स्टेबल कंडीशन में उनको डिस्चार्ज किया। सर ने मुझे नया जन्म दिया एक तरह से देखा जाए तो, योगेश शाह साहब ने, स्टाफ के लोगों ने काफ़ी मदद करी। उस टाइम पे अच्छा इलाज करा, सभी डॉक्टर की टीम अवेलेबल थी। अब मुझे ठीक हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मैं चलते भी नहीं बनता था मेरे से बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने शरीर को प्रयोगशाला नहीं बनाएं, जैसे इन्होंने करा, ये गलती है। और जो भी क्वालिफाइड फिजिशियन है, सर्जन है, आप लोगों को उनकी राय लेना चाहिए। देखिए, इस तरह के पेशेंट्स को हमको मेंटली भी प्रिपेयर करना पड़ता है। चूँकि हमारे पास यहाँ कोकिलाबेन अस्पताल में पूरी टीम है, तो मैंने डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जो हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट हैं, साइकेट्रिक काउंसलिंग भी करते हैं, उन्होंने उसकी बहुत बढ़िया काउंसलिंग करी, पेशेंट को समझाया कि इस तरह से करें, आपको और बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो मानसिक संतोष होता है उसकी वजह से बाकी के शरीर के ऑर्गन्स भी बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगते हैं। तो ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट में मानसिक खराबी हो वो लोग ही मानसिक रोग चिकित्सक के पास जाएं। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इस टाइप के पेशेंट्स में। हमारा जो बिलिंग प्रोसेस है, जो हमारी जो बिलिंग ट्रांसपेरेंसी है, उसने हमें पेशेंट्स का ट्रस्ट जीतने में बहुत सहायता करी है। आज के टाइम पे पेशेंट जानना चाहता है कि वो जो इलाज करवा रहा है उस इलाज का उसका खर्चा कितना आएगा, जो खर्चा लग रहा है वो रियली सही खर्चा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कहीं उसको ओवर बिलिंग तो नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है पेशेंट का ट्रस्ट जीतने के लिए। तो जो हमारा सिस्टम है वो पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग करता है, पहले एडमिशन से पहले उसको प्रॉपरली बताता है उसका क्या खर्चा आएगा। कमलेश कानपुरिया, जिनका एक्सीडेंट ऑलमोस्ट 20 डेज पहले दूसरे हॉस्पिटल से होने के बाद क्रिटिकल स्टेज में जब आईसीयू आए, तो आईसीयू में इनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। इनको हाई ग्रेड फीवर आ रहा था, पेशेंट अनकॉन्शियस था। प्राइमरीली डॉक्टर प्रणब के अंडर आए बिकॉज इनको न्यूरो की इंजरीज थी और मल्टीपल इंजरीज, हाथों में, चेस्ट पे इंजरीज थी। ब्लड जो इनके चेस्ट में भरा हुआ था वो अनफॉर्चुनेटली डिटेक्ट नहीं हुआ अर्ली स्टेजेस में, इसलिए इन्फेक्शन काफ़ी बड़ा हुआ था। पीपी सपोर्ट, वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे, किडनीज डाउन जा रहे थे। सो ऑलमोस्ट स्थिति इतनी गंभीर थी कि इनकी जान का कोई भी बचाव का स्थिति नहीं थी। ये लोग बता रहे हैं, मतलब मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मैं इसी हॉस्पिटल में मेरे को होश आया था, तो मेरे को तब से याद है कि मैं हूँ जिंदा, वरना उसके पहले मेरे को कुछ भी याद नहीं था कि मैं हूँ कि नहीं। वहाँ से बेहोश हुआ मैं, तो मेरे को कुछ भी सूझ नहीं थी कहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फैमिली को हम लोगों ने पहले ही दिन से काफ़ी समझा दिया था कि ये स्थिति भी आ सकती है बजाय सारे प्रयास करने के, बट फैमिली ने हम लोगों पे फेस शो किया और समहाउ बिकॉज ऑफ टीम वर्क, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपीडिशियन, हमारे आईसीयू की टीम, डॉक्टर्स एंड आईसीयू की सिस्टर्स एंड फिजियोथेरेपी टीम, सब ने जब मिलजुल के काम किया एंड ऑफकोर्स नेफ्रोलॉजिस्ट ऑल्सो, तो ग्रेजुअली इनकी रिकवरी आई। बट इनकी रिकवरी एक तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं रही, इनकी रिकवरी में हिकअप्स आए बिकॉज ये ऑलमोस्ट 2 महीने हमारे हॉस्पिटल में रहे और ऑलमोस्ट 45 डेज इनका आईसीयू में ही गुजरा।
बहुत मतलब बड़ी बात थी। अगर कहीं और भी जाते मेरे हिसाब से तो वो इनका बचना मतलब मुश्किल था। पर यहाँ पर जो डॉक्टरों ने जिस तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया, जो हमें मतलब सारा स्टाफ मतलब इन जो इनके इसमें जैसे आर्थो वाले डॉक्टर भी इन्वॉल्व थे और न्यूरो सर्जरी भी इन्वॉल्व थे, और इसके बाद जैसे ज़्यादा दवाइयाँ एंटीबायोटिक वगैरह चली थी तो इनके किडनी भी फेल होने के चांसेस बढ़ रहे थे। तो उसके लिए मतलब ऑलमोस्ट पूरा स्टाफ ही मतलब इनकी इसमें था। आईसीयू में ही रहे हैं ये करीब 45 डेज़ तक, क्योंकि इनके वेंटिलेटर हटाने के बाद इनका वापस से इनको निमोनिया हुआ, वापस से हमको ट्यूब डालनी पड़ी। इनका हार्ट ऑलमोस्ट 2 बार बंद होते होते बच गया, जिसके लिए इनको वापस आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। और वहाँ पर जब सेकेंड टाइम ये आए तो ऑलमोस्ट इनकी हार्ट बंद होने वाली थी। उस स्थिति में फैमिली ने काफ़ी गिव अप कर दिया, बट हमने उनको बताया कि इस स्थिति को भी संभाला जा सकता है, पर हमको प्रैक्टिकल वर्ल्ड को लेके चलना पड़ेगा। सो बीच में जब इनका इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो गया था चेस्ट में और जो ब्लड भी भरा हुआ था, उसके लिए हम लोगों ने हमारे यहाँ पे जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर रवि दोषी, उनका ओपिनियन लिया। मुझे अभी भी याद है कि रात की करीबन 8:30-9 बजे की बात होगी और उनको मैनेज करने में काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद जाके उनकी ब्रीदिंग सेटल हुई थी, और जो पेशेंट बेसिकली एक वेंटिलेटर के बिना एक सांस भी नहीं ले पा रहा था, प्रॉपर और टीम वर्क के साथ जब हमने उसके लंग्स को मैनेज किया तो आज वो अपनी ज़रूरतों को बिना ऑक्सीजन और बिना किसी भी सहारे से बिल्कुल कंफर्टेबली कर पा रहे हैं। एक एक चीज़ हमारे सामने क्लियर थी कि क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या हो सकता है, मतलब वर्स्ट केस से लेकर अच्छा जो भी चीज़ें हो सकती सारी चीज़ें हमें क्लियर हुई है। और आज जो इनकी हालत है उसके लिए मतलब मैं सभी पूरे हॉस्पिटल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं मानूंगा कि इस केस में एक्चुअल में हमें कोकिलाबेन की जो सच्ची ताकत है वो टीम वर्क की है, जहाँ पे किसी भी स्पेशलिटी की अगर ज़रूरत पड़ती है या कोई भी रेलेवेंट कॉम्प्लिकेशन होता है तो तुरंत उस स्पेशलिटी के डॉक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि टीम वर्क से हम कभी कभी असंभव को भी संभव कर देते हैं। हमने अपने जो ऑपरेशंस है हॉस्पिटल में इस तरीके से व्यवस्थित करके रखे हैं कि पेशेंट को ज़्यादा घूमना ना पड़े। जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे ही डे केयर सर्विसेज जैसे डायलिसिस होता है या कीमोथेरेपी होता है कैंसर पेशेंट्स में, वो हमने ग्राउंड फ्लोर पे ही रखा है, पेशेंट्स को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने अपने सेकंड फ्लोर पे अपनी ओपीडी सर्विसेज रखी हुई हैं। सेकंड फ्लोर पे इसलिए ओपीडी सर्विसेज रखी हुई हैं क्योंकि सेकंड फ्लोर पे सारी डायग्नोस्टिक्स भी रखी हुई है, चाहे वो सीटी, एमआरआई, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, ईसीजी, इको हो, आई, डेंटल, सारा जो चेकअप है वो सेकंड फ्लोर पे रखा है। तो पेशेंट सेकंड फ्लोर पे ही डॉक्टर को दिखा लेता है, सेकंड फ्लोर पे ही अपने ब्लड सैंपल दे देता है और वहीं पे डायग्नोस्टिक्स की सुविधा ले लेता है। इसके अलावा जो हमारे जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं, देखिए सबसे बड़ी जो परेशानी एक ये भी आती है, जो गांव से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनको उनके परिवार वालों को, परिवारजनों को रहने की सुविधा नहीं मिल पाती है अस्पताल में। हमारे पास 100 बेड की सेंट्रली एसी डॉर्मेट्री है। पेशेंट्स के रिलेटिव्स के लिए जो लोग बाहर दूर दराज से आते हैं वो इस डॉर्मेट्री का फ़ायदा ले सकते हैं, जहाँ पे उनको नहाने की सुविधा है, उनको सोने की सुविधा है, उनको लॉकर दिया जाता है और ये पूरी सेंट्रली एसी है। जो हमारे ओटी हैं, हमारे ओटी में सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड पैराक्लैड वॉल्स हैं। पहले स्टील ओटीज़ होते थे, आज के टाइम में ये उन्नत टेक्नोलॉजी है। इससे नॉट ओनली ओटी की सफाई तो होती है, बट ओटी में कभी भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच नहीं पाता है इस दीवार के होते हुए। तो इस तरीके से जो हमने व्यवस्था कर रखी है इस हॉस्पिटल में, पेशेंट्स को हमने 10 लिफ्ट्स दिए हैं। कुछ लिफ्ट्स पेशेंट्स और उनके विजिटर्स के लिए सुनिश्चित की गई हैं, कुछ डॉक्टर्स के लिए सुनिश्चित की गई हैं, कुछ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए सुनिश्चित की गई हैं। तो इससे पेशेंट्स को हैसल नहीं होती है, उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है लिफ्ट्स का। हमारे पास अभी एक केस आया था, 27 ईयर्स ओल्ड मेल थे, आईटी इंडस्ट्री के। वो मैं बात करूँगा जो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे दिखाया था 6 मंथ बैक दिखाया था, और जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली, जब उनसे बात की तो ये समझ में आया, उन्हें जो मुझे हिस्ट्री दी कि वो काफ़ी लंबे समय से, करीबन 8 से 10 महीने से एंग्जाइटी के शिकार हो रहे थे। अब जो एंग्जाइटी, उन्हें ये सब नेट पे ही पढ़ा था कि क्या होता है। उनको जो फीलिंग्स आ रही थी, उनको इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती थी कि ऑफिस टाइम से पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, ऑफिस में अगर मैं पहुंच गया तो फिर बॉस मुझे कोई टास्क तो नहीं दे देगा। ऑफिस में वो टास्क करते करते भी उनको घरेलू परेशानियां याद आ रही थी कि मैं अपने बच्चे की फ़ीस कैसे दूंगा, बाकी लाइबिलिटीज़ कैसे पूरी करूंगा। घर जाने के बाद फिर उन्हें आज से लेके 5 से 10 साल बाद की ओवर थिंकिंग हो रही थी। उनको नींद नहीं आती थी, नींद में भी जब उनको इनिशिएशन का टाइम होता है नींद के, उनको अत्यधिक ओवर थिंकिंग, फ्यूचर रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड,
ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आए। इनिशियल में ये खुद से हैंडल करने का प्रयास कर रहे थे। इनने काफ़ी समय लगाया, 4 से 5 महीने खुद ही आपने बोला कि सर्च इंजन में देख रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। फिर ये मेरे पास आए। मैंने जब इनकी पूरी बात सुनी और इनको बताया कि आप जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर से शिकार हैं, तब और प्रॉपर एक गाइडलाइंस मैंने इनको बताई, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सब लोग को मिथ होता है कि साइकेट्रिस्ट के पास गए तो ये पूरा आजीवन आपका ट्रीटमेंट चलेगा और बहुत सारी टैबलेट्स लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं मिनिमम टैबलेट जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसमें आपको रखूँगा। प्लस मैंने एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बताई। आज की डेट में करीबन वो मेरे से 3 या 4 फॉलोअप्स ले चुके हैं और उनके सिम्टम्स जो हैं 90 to 95% तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो इससे क्या जानने को हमें मिलता है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपको एंग्जाइटी के सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस रहेगी तो आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकेंगे। एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स आते हैं, एकदम से बेचैनी होने लगती है, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है, एकदम से घबराहट होने लगती है, मुंह सूखता है आपका, ड्राइनेस ऑफ माउथ जिसको बोलते हैं हम लोग, बार बार पानी पीते हैं। कई लोगों का पेट खराब हो जाता है एंग्जाइटी में, बार बार यूरिन के लिए जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको किसी को भी महसूस हो रहे हो तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, ना कि सर्च इंजन में आप सर्च करिए कि क्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। हमने छोटी सी ये कोशिश कर दी कि हम उच्चतम सुविधाएं, उच्चतम टेक्नोलॉजी, उच्चतम डॉक्टर इंदौर में लेके आ गए। उससे ये फ़ायदा हुआ कि अब इंदौर के लोगों को जो सुविधाएं, उच्चतम सुविधाएं दूसरी जगहों पे मिलती थी, अब उनको इंदौर में मिलने लग गई। अब अगर आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे जो 4 लाख स्क्वायर फीट ऑफ कवर्ड एरिया में बना हुआ है, ये JCI जो कि जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड्स है, उसको देखते हुए उन मानकों के आधार पर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में पर बेड अगर हम स्पेस डिवाइड करें तो 1200 स्क्वायर फीट पर बेड स्पेस आती है, कि जो कि कहीं और हर हॉस्पिटल में पर बेड स्पेस मुश्किल से 300 या 400 स्क्वायर फीट पर बेड आती है। इसके अलावा हमने उच्चतम टेक्नोलॉजी बिगिनिंग से ही इस हॉस्पिटल में लगाई, जैसे कि हमने ऑर्थोपेडिक्स नी रिप्लेसमेंट के लिए रोबोटिक सिस्टम, वैलीज का रोबोटिक सिस्टम डे 1 से यहाँ पे मुहैया करवाया। हमने न्यूरो सर्जरीज के लिए, स्पाइन सर्जरीज के लिए जो नेविगेशन सिस्टम होता है, स्टील स्टेशन एड, वो भी हमने शुरू से ही यहाँ पे मुहैया करवाया। इसके अलावा हमने इस मध्य प्रदेश रीजन की उच्चतम लिनैक ट्रू बीम, जिससे कि रेडिएशन से जो कैंसर का इलाज होता है, वो सबसे पहले इंदौर में लगाया। आज कैंसर हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे न्यूरो सर्जरी हो, हार्ट सर्जरी हो, हर चीज़ की सुविधा पेशेंट को उच्चतम टेक्निक और उच्चतम डॉक्टर से इस हॉस्पिटल में मिल पाती है। हमारी जो हार्ट की सर्जरी है, हमारे डॉक्टर्स हार्ट की सर्जरी भी MICS टेक्निक से करते हैं। MICS टेक्निक में पूरी छाती को खोलना नहीं पड़ता है, सिर्फ 2-3 होल्स करके उससे हार्ट की जो ब्लॉकेज होती है उस नस को चेंज कर दिया जाता है। इसी तरह हर जो ट्रीटमेंट है उसमें उच्चतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।